स्टूडेंट्स, हम फिर सामने हैं बायोलॉजी के चैप्टर अध्याय 5 जैव प्रक्रम लेकर। पढ़ने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं पहले एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक्स्ट्रा सवाल प्रश्नों पर जाता हूँ। काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और एनसीईआरटी से बढ़कर कुछ नहीं है, पहले एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए। ये हृदय का आपको चित्र बना हुआ है, ये राइट वाला है, ये लेफ़्ट वाला है, ये नीले हो गए, ये अलिंद हो गए, ऑरिसिल और वेंट्रिसिल। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि पहले रीडिंग करते हैं। क्या लिखा हो बेटा? हम जैव, सजीव तथा अजैव निर्जीव, सजीव जिसमें जीवन हो, जिंदगी हो, अजैव निर्जीव हो, नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मैं कैसे इंटर रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हम कुत्ते दौड़ते हुए देखते हैं, गाय को जुगाली करते हुए तो गली में एक इंसान को दूर से चीखते देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि सजीव हैं। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या हम यही सोचेंगे सजीव हैं? लेकिन हम ये कैसे जानेंगे? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि सजीव हैं। सांस लेते देखते हैं तो सांस लेने से क्या सजीव दिख जाएगा? पौधों बारे हम क्या जानेंगे सजीव हैं? सांस कैसे लेगा? कुछ कहेंगे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों बारे कहेंगे जिनकी पत्तियाँ हरी नहीं होती हैं। अब हम कहेंगे हरे हैं इसलिए जिंदा हैं, लेकिन हरे नहीं हैं तो क्या जिंदा कह सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो जिनकी पत्तियाँ हरी होती हैं समय के साथ वृद्धि करते हैं। अब हम क्या सवाल करते हैं कि हम वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, लंबाई बढ़ती है, अतः हम कह सकते हैं कि सजीव, दूसरे शब्दों हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये पॉइंट बेहतर है। गतियाँ वृद्धि संबंधी या अन्य हो सकती हैं, लेकिन वह पैदा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। परिलक्षित मतलब दिखाई देना, परिलक्षित मतलब दिखाई देना। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। बेटा मेरा पढ़ने का तरीका यही है कि आप एनसीईआरटी किताब लेंगे और पेंसिल लेकर बैठेंगे, पेंसिल से उस पर मार्क कर लेंगे जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, और वहीं पर ही उसकी हिंदी लिख लेंगे, आसान लैंग्वेज लिख लेंगे, ताकि चैप्टर आपकी समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर जब सवाल करेंगे, हम प्रश्न करेंगे, उत्तर देंगे, तो हम काफ़ी हद तक क्लियर करेंगे। परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है सजीव हैं, अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है, काफ़ी नहीं है। परिभाषा जो दे दी, डेफिनेशन जो दे दी, आपने इसको समझा दिया, उसके हिसाब से क्या ये गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, लंबाई नहीं दिखाई देती, क्या वो जीवन है? नहीं। अभी और पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ आँखों से दिखाई नहीं देती। अति सूक्ष्म स्केल पर, बहुत छोटे पैमाने पर, मतलब इतने जैसे कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, आणविक गतियाँ, अणुओं की, केमिकल केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं आप, केमिस्ट्री के बारे में आपको पता है कि अणुओं में रिएक्शंस जो होती हैं परमाणु अणु के अंदर, वो क्या उसकी गतियाँ हमें दिखाई देंगी? उदाहरण के लिए अणुओं की गतियाँ, उदाहरण के लिए जो आ गया अणुओं की गतियाँ आ गया, क्या ये अदृश्य आणविक गति, अदृश्य मतलब जो दिखे नहीं, इनविजिबल, आणविक अणुओं की गति जीवन के लिए आवश्यक है? हम ये किसी व्यावसायिक जीव विज्ञान से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा, यानी सही होगा। वो कहेगा हाँ यही वजह है। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है। यही पॉइंट क्लियर कर लें बेटा, ठीक है? ये पॉइंट्स मेन है। देखिए मैं आप ऊपर आ रहा हूँ, ये आ गया। वास्तव में वायरस के अंदर आणविक गति जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते, इन्फेक्टेड नहीं करते, इन्फेक्शन यानी उस पर अटैक करके, उसको होल्ड करके, उस पर कब्जा करके अपनी कॉपिंग नहीं करते, संक्रमित नहीं करते, तब तक वे जीवित नहीं हैं। उनके अंदर कोई आणविक गति, रासायनिक गति, कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी। तो यही वजह है कि कोई जीवित है। नॉन लिविंग या जिंदा नहीं है या मृत है, जीव है, अजीव है, सजीव है, तो उसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएँ होंगी। इसी कारण ये विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव हैं या नहीं। इनको, विषाणुओं को
सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी इसलिए कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन के लिए आज गतियाँ क्यों जरूरी है? पूर्व कक्षाओं में हम ये देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। संरचना मतलब बनावट, सुसंगठित मतलब सही करके एडजस्ट होकर बनी हुई। उसमें ऊतक हो सकते हैं। आप जानते हो कोशिका, पहले आप पढ़ चुके हो, कोशिका से क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक से क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। और अंग से क्या बनते हैं? अंगतंत्र बनता है। और अंगतंत्र से क्या बनता है बेटा? शरीर। क्या बनता है? चलिए ये मार्क कर लें, कहीं भी यहीं लिख लें आगे। कोशिका ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास को भी रिपीट कर रहा हूँ मैं, 9th क्लास की वीडियो देख लेंगे। ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं। सजीव की संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना, संगठित एवं सुव्यवस्थित, संगठित मतलब जुड़ी हुई है, सबको मिलाकर, सुव्यवस्थित मतलब सही ढंग से संरचना, बनावट, समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है, टूटने लगती है, डिकम्पोज होने लगती है। यदि व्यवस्था टूटती है, विघटित होती है, देखिए टूटती और विघटित एक वर्ड है यहाँ पर। जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं पाएगा, तो जीवों के शरीर के मरम्मत तथा अनुरक्षण, मेंटेनेंस, मरम्मत और अनुरक्षण एक ही वर्ड है। मेंटेनेंस कहते हैं, शील्डिंग भी कह सकते हैं, मेंटेनेंस या शील्डिंग भी कह सकते हैं, शील्ड करना, बचाना, शील्डिंग। ये सभी संरचनाएं बनती आते हैं अन्य अणुओं को लगातार गतिशील बने, क्योंकि सभी संरचनाएं कैसे बनी होती है बेटा? अणुओं से। सब आखिर में क्या होते हैं? अणु से बनते हैं। अतः अणुओं को लगातार गति में करने के लिए सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन कौन से हैं? प्रोसेस, प्रक्रियाएं, अनुरक्षण, मेंटेनेंस प्रोसेस कौन से ऐसे प्रक्रम हैं जिसके जरिए मेंटेनेंस होता है, इन रासायनिक अभिक्रियाओं का संचालन होता है? पढ़ते हैं आगे। जैव प्रक्रम क्या है? अभी चलेगा। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। ये उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लें, इसको अंदर कर लें। जीवों का मेंटेनेंस, शील्डिंग, बचाव, सर्वाइवल जब भी चलता रहेगा, निरंतर लगातार होता रहेगा जब तक वे कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, कक्षा बैठे हों, काम चलता रहता है। सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसरण कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। परिभाषा हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लें। परिभाषा काय की परिभाषा हो गई बेटा? डेफिनेशन काय की हो गई? जैव प्रक्रम की। काय की? जैव प्रक्रम की परिभाषा हो गई, मार्क कर लें। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। क्योंकि क्षति माने नुकसान, क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हर कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। एकल जीव, सिंगल सेल के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण, ट्रांसफर होना, जाना, कोई प्रक्रम होना चाहिए। ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन दल शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। तो ये पोषण की परिभाषा आ गई। क्या गई? इस ऊर्जा के स्रोत को भोजन दल शरीर के अंदर लेने को पोषण कहते हैं। ठीक है। यदि जीव में शरीर वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर करता है। बेटा कार्बन में CO2 भी आता है, लेकिन ये कार्बनिक में नहीं आता है। इसको अकार्बनिक पदार्थों में रखते हैं। साकार्बनिक पदार्थों में उनको रखा जाता है जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। केमिस्ट्री का थोड़ा चैप्टर देख लेना, केमिस्ट्री बना रहा हूँ मैं। केमिस्ट्री के चैप्टर में आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, बता देंगे। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थ भी, खाने वाले, खाद्य मतलब फूड वाले पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार, जटिलता मतलब कॉम्प्लेक्सिटी के होते हैं, मतलब इनके अणुओं का काफ़ी बड़ा मुश्किल रूप से जुड़ा होना, कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार विविध जीव, विविध माने होता है अलग अलग, डाइवर्स, क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी, डाइवर्स कहते हैं। डाइवर्स टाइप के जीव विभिन्न प्रकार के पोषक प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत
बाहर से लिए गए विविध प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, विविधता अलग अलग पना होता है, डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्स कहते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण, टूटने या बनने की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में बदल जाते हैं। ये जो हमने फूड लिया, खाना लिया, ये बड़े बड़े अणुओं के रूप में होता है। जैसे प्रोटीन है, जैसे कि प्रोटीन के साथ साथ वसा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, 3 रूप में ज़्यादा लेते हो। इसके अलावा कुछ मिनरल्स, विटामिन और आपका जल और फाइबर रफे लेते हो, रेशे लेते हो, लेकिन उनकी बात में की जाएगी। पहले अभी हम बड़े बड़े अणुओं की बात कर रहे हैं। तो वो अणु को तोड़ते हैं, अंदर शरीर के अंदर उनकी ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा से सेल, कोशिकाएं चलती हैं, कोशिकाओं से पूरा जीवन चलता है। ये विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी होते हैं। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। यानी लगातार रिएक्शंस चल रही हैं बेटा, रासायनिक क्रियाएं लगातार होती रहती हैं। मैंने कहा आणविक तौर पर जो गति हो रही है वही गति आपको इसमें करा रही है। इसको अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेड प्लस ऑक्स, यानी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जुड़ना, तो रिडक्शन क्या होगा? ऑक्सीजन का हटना। इसको उल्टे रूप में ही बोलते हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन हो जाएगा और हाइड्रोजन हटना क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो उपचयन माने ऑक्सीजन का जुड़ना, और इसका मतलब क्या हो गया? अपचयन का मतलब हो गया ऑक्सीजन का हटना। अभी इनको 11-12 लेवल पे हम इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी समझाते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रक्रम के द्वारा, लेजन के द्वारा, लेकिन अभी हम 10th क्लास के लेवल के ही बात करेंगे। जब 11-12 की बात करेंगे तो उसमें समझाएंगे। रिएक्शन केमिस्ट्री का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और समझ में आता है। अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियाँ हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को अंदर पहुँचाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। किताब लेकर बैठेंगे, अगर मेरा चैप्टर समझना है तो सबसे बढ़िया काम है कि हम जो है बुक लेकर बैठें और पेंसिल लेकर बैठें। खाद्य स्रोत विघटन का उपयोग श्वसन कहलाता है, यानी जो हमने ऑक्सीजन के द्वारा ऊर्जा को रिएक्शन कराया और उसमें जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा का रोज ऑक्सीजन को वहाँ तक पहुँचाना श्वसन कहलाता है, सेल तक, कोशिका। ये भी हम पढ़ेंगे। एक एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण की समृद्धि है। एक कोशिकीय, यूनिसेल्युलर इंग्लिश में कहते हैं, या एक कोशिकीय। कौन है बेटा? ये अमीबा, अमीबा होते हैं, पैरामीशियम होते हैं, यूग्लिना होते हैं, क्लेमाइडोमोनास होते हैं। चलो अमीबा पैरामीशियम बात करेंगे, ठीक है। अमीबा पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव हैं। इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए, वर्ज्य मतलब वेस्टेज, जो शरीर के लिए हानिकारक है, एक्सक्रीटा कहते हैं, एक्सक्रीटा, वेस्टेज, हार्मफुल, ठीक है, नुकसानदेह। क्या होता है? नुकसानदेह, बेकार, ठीक है। पदार्थ के निष्कासन, एक्सक्रीशन के लिए, बाहर निकालने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब शरीर का आकार बढ़ता है, जैसे हमारा तुम्हारा, जैसे बड़े बड़े प्राणियों का, तो शारीरिक अभिकल्प, अभिकल्प माने बनावट, स्ट्रक्चर अधिक जटिल होता जाता है। हमारा शरीर एक कोशिका प्राणी के मुकाबले बहुत ज़्यादा जटिल है, मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है। हमारे पूरे पूरे पार्ट हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। एक कोशिका प्राणी को पढ़ने के लिए आप सिर्फ कोशिका पढ़ ले, काम कर हो जाएगा। बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती हैं। साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। बेटा विसरण क्या होता है? विसरण आपने 9th क्लास में पढ़ा है, और आपने इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ये विसरण क्या होता है? विसरण का प्रक्रम होता है कि किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बिना ऊर्जा के, बिना उसके एक दूसरे में जाना, मिल जाना और समान हो जाना विसरण कहलाता है। जैसे कि कोई भी गैसियस फॉर्म में कोई भी स्मेल है, खाना पक रहा है, उसकी स्मेल दूर तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसके आणविक गति जो अणु होती है, जो उसमें से गैसें निकलती हैं, उनका विसरण हो जाता है ज़्यादा से कम मात्रा की ओर। अधिक सांद्रता मतलब ज़्यादा मात्रा से, ज़्यादा पदार्थ से अधिक कम पदार्थ की ओर जाना विसरण कहलाता है। ये विसरण हमने 9th क्लास में पढ़ा था।
9 क्लास की साइंस नहीं है। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशीय जीवों विभिन्न कार्यों करने के लिए विभिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं। हम इन विशिष्टीकृत स्पेशल ऊतकों से तथा जीव के शरीर अनेक संगठन से परिचित हैं, जानते हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण, अंदर लेना, अंदर ग्रहण करना भी विशिष्टीकृत स्पेशलाइज ऊतकों का कार्य है, टिश्यू का कार्य है। पता परंतु इससे समस्या पैदा होती है, यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा होता है, परंतु शरीर के सभी भागों की इनकी आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन एवं ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन, यानी ब्लड को ले जाना, ब्लड को कोशिका बहुत है हमारे जिस्म में, सारी कोशिकाओं तक भोजन का जाना है, भोजन जाएगा। ये भोजन कैसे जाएगा, इसको जाने के लिए वहन तंत्र या परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है, उसको भी हम पढ़ेंगे। इसको यहीं रोक रहे हैं, अगला चैप्टर बनाएंगे दूसरा। धन्यवाद।